Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss polity from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है The Elections in India. ये मतलब यूपीएससी सिलेबस का एक कॉर्नरस्टोन टॉपिक है, फंडामेंटल भी और इम्पोर्टेंट भी. बिल्कुल. हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, it comprehensively covers everything, from the basics of political parties to the nitty-gritty of the electoral process. So इस डिस्कशन का मिशन ये है कि हम इलेक्शन प्रोसेस के हर एस्पेक्ट को, हर की टर्म को और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करें, एग्जैक्टली जैसा सोर्स में दिया गया है. बिल्कुल. And our main objective here is to provide aspirants with a clear and structured understanding. हम चाहते हैं कि एग्जाम के लिए उनकी प्रेपरेशन सॉलिड हो. हम सोर्स मटेरियल में दी गई हर डिटेल पर ध्यान देंगे, जिसमें पार्टी सिस्टम्स के टाइप्स, रिकग्निशन क्राइटेरिया और इलेक्शन मशीनरी के सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं. पर फैनिल, हम बेसिक से शुरू करते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी आखिर ये होती क्या है? बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी को मतलब ऐसे लोगों का एक वॉलंटरी एसोसिएशन बताया गया है जिनकी पॉलिटिकल व्यूज या आइडियोलॉजीज सेम टू सेम होती हैं. अच्छा. हाँ, और उनका मेन गोल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से पॉलिटिकल पावर हासिल करना और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना. एंड हियर्स अ क्रूशियल फैक्ट, स्पेशली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. क्या? पॉलिटिकल पार्टी शब्द का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल में मिलता है. राइट, द एंटी डिफेक्शन लॉ. That makes sense. अब दुनिया भर में अलग अलग तरह के पार्टी सिस्टम्स होते हैं. लेट्स अनपैक द टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स. पहला है वन पार्टी सिस्टम. हाँ, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें केवल एक ही रूलिंग पार्टी होती है. ऑपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. फॉर एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल्स हैं फॉर्मर यूएसएसआर या आज के दौर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी इन चाइना. ओके, तो इट्स अ मोनोपोली ऑन पावर. दूसरा है टू पार्टी सिस्टम. इसमें मेन कंपटीशन दो पार्टियों के बीच होता है. पावर मतलब इन्हीं दोनों के बीच स्विच होती रहती है. जैसे यूएसए में. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल यूएसए में डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टीज. और तीसरा जो शायद सबसे कॉम्प्लेक्स है, मल्टी पार्टी सिस्टम. एग्जैक्टली. इसमें कई पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं और अक्सर गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें कोएलिशन यानी गठबंधन बनाना पड़ता है. अच्छा. फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली इसके अच्छे उदाहरण हैं. सोर्स में जर्मनी का भी जिक्र है, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, जो कोएलिशन पॉलिटिक्स को और इंटरेस्टिंग बनाता है. तो इस स्केल पर भारत कहाँ फिट होता है? भारत एक क्लासिक एग्जाम्पल है मल्टी पार्टी सिस्टम का. यहाँ नेशनल पार्टीज के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज भी हैं. राइट. सोर्स में साउथ अफ्रीका का भी मेंशन है, जहां पोस्ट अपार्थाइड एरा में एएनसी पार्टी के डोमिनेंस के साथ एक मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है. चलिए अब स्पेसिफिकली भारत के पार्टी सिस्टम पर फोकस करते हैं. यहाँ इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हैं? इसके पीछे कई रीजंस हैं. पहला, भारत का विशाल कॉन्टिनेंटल साइज. दूसरा, हमारी एक्सट्रीमली डाइवर्स सोसाइटी, जहां हर कम्युनिटी, हर रीजन की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं. और तीसरा, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिसने हर किसी को पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका दिया. एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस? नंबर्स के हिसाब से एज पर द सोर्स डेटा, प्रेजेंटली भारत में 6 नेशनल पार्टीज, 54 स्टेट पार्टीज और 2597 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं. वाओ, ओवर 2500 पार्टीज. तो इन पार्टियों को रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता कैसे मिलती है? व्हाट्स द प्रोसेस? ये रिकग्निशन देने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का है. ईसीआई पार्टियों की पोल परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें नेशनल या स्टेट पार्टीज के रूप में रिकग्नाइज करता है. और ये रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज कौन सी होती हैं? ये 2500 प्लस पार्टियां इसी कैटेगरी में आती हैं. यस, ये वो पार्टियां हैं जो ईसीआई के पास रजिस्टर्ड तो है, बट दे डोंट फुलफिल द क्राइटेरिया नीडेड टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी. ये नई पार्टियां होती हैं या वो जिनकी इलेक्टोरल सपोर्ट बहुत कम है. तो रिकग्नाइज्ड होने का फायदा क्या है? Why is this tag of national or state parties so important? Let's talk about the benefits of recognition. इसके कई कॉन्क्रीट फायदे हैं. फर्स्ट, दे गेट एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स. सेकंड, उन्हें स्टेट ओन मीडिया जैसे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट्स के लिए टाइम स्लॉट मिलता है. और तीसरा? एंड थर्ड, एंड perhaps the most visible benefit, is an exclusive party symbol. Right. The symbol is the party's identity for most voters. तो ये party symbols allocation कैसे होता है? For a national party, ECI एक symbol रिजर्व करता है जो पूरे भारत में exclusively उसी पार्टी का होता है. A state party gets a reserve symbol for use within the state or states where it is recognized. And what about the registered unrecognized parties? उन्हें free symbols की एक लिस्ट में से चुनना होता है. हर इलेक्शन में उनका सिंबल बदल सकता है if another party chooses it. This is a major disadvantage. Okay, let's move to proposers and star campaigners. इसमें recognized और unrecognized parties में क्या फर्क है? एक बड़ा फर्क है. Recognized parties के कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सिर्फ एक प्रपोजर की जरूरत होती है. अच्छा, सिर्फ एक? हाँ. Plus, they can have up to 40 star campaigners. On the other hand, a registered unrecognized party's candidate needs more proposals and they are allowed only 20 star campaigners. और star campaigners से जुड़ा एक बहुत important point है regarding election expenses. Yes, and this is a key point for aspirants to remember.
स्टार कैंपेनर्स के ट्रैवल एंड अदर एक्सपेंसेस को इंडिविजुअल कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ा जाता है। अच्छा, हाँ, this allows parties to campaign more extensively without breaching the candidate's spending limit. तो ये तो हुई रिकॉग्निशन की इंपॉर्टेंस। अब आते हैं एक्चुअल क्राइटेरिया पर। किसी पार्टी को कवेटेड नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी? सोर्स के मुताबिक ECI ने 3 कंडीशंस दी हैं जिनमें से कोई एक पूरी होनी चाहिए। ओके, पार्टी को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में पिछले लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स मिले हों एंड साथ में लोकसभा में कम से कम 4 सीट्स जीती हों। 6% वोट्स एंड 4 सीट्स, ठीक है। पार्टी ने पिछले लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 3 राज्यों से टोटल लोकसभा सीट्स का 2% जीता हो। ओके, 2% ऑफ सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स एंड द थर्ड? पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हो। So it's about having either a wide vote base or concentrated seat base in multiple states. So as per our sources, who are the current national parties in India? Currently, India has 6 recognized national parties. Bharatiya Janata Party BJP, Indian National Congress INC, Communist Party of India Marxist CPIM, Bahujan Samaj Party BSP, Right. National People's Party NPP, which is the first national party from the Northeast, and the Aam Aadmi Party AAP. ये तो ही नेशनल पार्टी की बात, लेकिन भारत की पॉलिटिक्स में असली एक्शन तो स्टेट लेवल पे होता है। तो एक पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? What are the criteria for recognition as a state party? यहाँ conditions थोड़ी और detailed हैं, and a party needs to fulfill any one of the following 5 conditions. Anyone. Okay. Secure 8% of the total valid votes in a Lok Sabha or state assembly election in that state. 8% votes. Win 1 Lok Sabha seat for every 25 Lok Sabha seats allotted to that state. Number 3. Win 3% of the total assembly seats or 3 seats, whichever is more. 3% or 3 seats, whichever is higher. Got it. In the last assembly election, the party must secure at least 6% of valid votes and, in addition, win 2 seats in that assembly. Okay, 6% votes plus 2 seats. And number 5, in the last Lok Sabha election from that state, the party must secure at least 6% of valid votes and, in addition, win at least 1 Lok Sabha seat from that state. Wow, that's a lot of electoral math. It's clear they want to see some tangible performance before giving the status. एक और curious question. क्या पॉलिटिकल पार्टीज को डीरजिस्टर किया जा सकता है? This is a very interesting legal point. Section 29A of the Representation of People Act 1951 deals with the registration of parties. Deregistration हो सकता है if the registration was obtained by fraud or if the party violates its own undertaking to uphold the Indian Constitution. So the Representation of People Act 1951, RPA, is the main rule book here. Just the RPA 1951 is the key legislation that regulates everything from conducting elections and by-elections to party registration. It gives ECI the power to manage the entire procedural and administrative machinery. But However, and this is a crucial distinction, the RPA does not explicitly give ECI the power to deregister parties for other violations. this also includes a historical tidbit related to this era. Huh. In the first general election, the Indian National Congress, INC, won 364 out of 489 seats with 45% of the total votes, making Jawaharlal Nehru India's first democratically elected PM. And the Communist Party of India, CPI, emerged as the largest opposition party. Okay. अब elections और constitutional provisions पर आते हैं. Elections का अर्थ क्या है? Elections एक फॉर्मल प्रोसेस है जिससे सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और संविधान में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 आर्टिकल्स 324 से 329 तक इलेक्शंस के लिए प्रोविजंस देता है और इलेक्शन कमीशन की स्थापना करता है। यहीं पर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट भी आता है। बिल्कुल, ये एक डेजिग्नेटेड जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां के वोटर्स एक रिप्रेजेंटेटिव को लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए चुनते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। भारत में इलेक्शन के कौन-कौन से मेथड्स हैं? 2 मुख्य मेथड्स हैं। पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट यानी FPTP। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में इस्तेमाल होता है। इसमें मतदाता एक कैंडिडेट को वोट देते हैं और सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाला जीत जाता है। ये मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए सूटेबल माना जाता है। और दूसरा मेथड? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें वोट्स को लेजिस्लेटिव मेंबर्स के बीच प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पार्टीज को उनके ओवरऑल वोट शेयर के हिसाब से सीटें मिलें। चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन से जुड़े कुछ की आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आर्टिकल 324। ये तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना करता है। जी, जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है। फिर है आर्टिकल 325। ये कहता है कि किसी को भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं किया जा सकता। बहुत जरूरी आर्टिकल है ये। फिर आर्टिकल 326 जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को अडल्ट सफरेज के आधार पर कराने का प्रावधान करता है। इसके बाद आर्टिकल 327 और 328। आर्टिकल 327
पार्लियामेंट को और आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर्स को इलेक्शन से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। और आखिर में आर्टिकल 329 हाँ, ये इलेक्टोरल मैटर्स में अदालतों के हस्तक्षेप को रोकता है, सिवाय इलेक्शन पिटिशंस के। आजकल वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत चर्चा है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मतलब है लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ कराना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इलेक्शन साइकिल को सिंक्रोनाइज करना और बार-बार होने वाले चुनावों को कम करना। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? हाँ, ऐतिहासिक रूप से भारत में 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शन से जुड़े कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? जी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है ही, पर हर राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है। अच्छा। हाँ, जो पंचायत के लिए आर्टिकल 243 के और म्युनिसिपैलिटीज के लिए आर्टिकल 243 ZA के तहत चुनाव कराता है। और वोटिंग राइट्स? उम्र की शर्त पूरी करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे नॉन रेजिडेंस, अनसाउंड माइंड या क्रिमिनल एक्ट्स। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज आर्टिकल 326 के तहत है। जी, और इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए आर्टिकल 323B ट्रिब्यूनल्स बनाने की अनुमति देता है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई ट्रिब्यूनल नहीं बना है। इसमें चंद्रा कुमार केस का भी जिक्र है। हाँ, चंद्रा कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों की जुरिस्डिक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। चलिए अब भारत में होने वाले टाइप्स ऑफ इलेक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले राज्यसभा इलेक्शंस। राज्यसभा के चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड से होते हैं। और मेंबर्स का टर्म? मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसीलिए राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। अब बात करते हैं लोकसभा इलेक्शंस की। लोकसभा के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिन्हें अडल्ट सिटीजन्स फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए चुनते हैं। ये हर 5 साल में होते हैं। और इसकी कॉम्पोजिशन? इसकी कॉम्पोजिशन 54-43 सीटों की है, जिसमें 131 सीट्स रिजर्व्ड हैं 44 शेड्यूल कास्ट्स के लिए और 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। स्टेट असेंबली इलेक्शंस यानी विधानसभा भी ऐसे ही होते हैं। जी, इसके मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या MLAs कहते हैं। इनका टर्म 5 साल का होता है और ये डायरेक्टली चुने जाते हैं। पर कुछ राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद भी है। हाँ, और इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इसकी स्ट्रेंथ स्टेट असेंबली की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। इसका इलेक्टोरल कॉलेज काफी डाइवर्स बताया जाता है। जी बिल्कुल, 112 ग्रेजुएट्स चुनते हैं, 112 टीचर्स, 1/3 लोकल बॉडी मेंबर्स, 1/3 MLAs और 1/6 गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और आखिर में बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस का उद्देश्य रेगुलर इलेक्शंस के बीच हुई वैकेंसीज को भरना है। ये कब होते हैं? इन्हें वैकेंसी होने के 6 महीने के भीतर कराना होता है, कुछ विशेष मामलों को छोड़ के। ये पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका भी देता है। ये जानकारी काफी डिटेल्ड है और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब इलेक्शन मशीनरी एंड प्रोसेस पर आते हैं। भारत की चुनाव मशीनरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। हाँ, जो सरकार के प्रभाव से मुक्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उन्हें हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी ही है। चुनाव प्रक्रिया में कई अधिकारी शामिल होते हैं, एक एक करके समझते हैं। जरूर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO इलेक्शन कमीशन द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और स्टेट या UT में इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव मैनेज करता है। रिटर्निंग ऑफिसर ये एक पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव कराता है। और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्टोरल रोल्स मतलब वोटर लिस्ट्स तैयार करता है। पोलिंग स्टेशंस पर कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशंस पर कामकाज देखता है और इन सब पर नजर रखने के लिए ऑब्जर्वर्स होते हैं। ऑब्जर्वर्स हाँ, ECI द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इनमें जनरल, एक्सपेंडिचर और अवेयरनेस ऑब्जर्वर्स शामिल हैं। अब भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना चाहिए। लोकसभा असेंबली के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, राज्यसभा काउंसिल के लिए 30 साल और पंचायत म्युनिसिपैलिटी के लिए 21 साल है। और प्रोसेस शुरू कैसे होती है? ECI सबसे पहले लोकसभा और स्टेट असेंबली चुनावों का स्केड्यूल तय करती है। और शेड्यूल की घोषणा के साथ ही मॉड्यूल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। जी, फिर फॉर्मल नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। हाँ, कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल्स और 2 रजिस्टर्ड वोटर्स के सिग्नेचर्स के साथ नॉमिनेशन फाइल करना होता है। और शपथ भी लेनी होती है। जी, ओथ एंड अफर्मेशन जरूरी है। साथ ही एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है। ये जब्त कब होता है? अगर कैंडिडेट को 16 से कम वैलिड वोट्स मिलते हैं तो ये जब्त हो जाता है। फिर नॉमिनेशन की जांच होती है। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशंस की जांच करता है और कैंडिडेट्स स्क्रूटनी के 2 दिन बाद तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद कैंपेनिंग शुरू होती है। जी, और रिकॉग्नाइज पार्टीज को स्टेट ओन मीडिया का एक्सेस मिलता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक बात बताइए, क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? नहीं, ये ECI द्वारा जारी गाइडलाइंस हैं जो फेयर कंडक्ट सुनिश्चित करती हैं।
पर ये कानूनी रूप से इन्फोर्सेबल नहीं है। और इसका उल्लंघन सी विजिल ऐप पर रिपोर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। अब वोटिंग सिस्टम पर आते हैं। इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया जाता है। हाँ, इसे एनुअली रिवाइज किया जाता है। कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वोट नहीं दे सकते, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोलिंग प्रोसेस? ECI पोलिंग डेज तय करता है। पोलिंग स्टेशंस पब्लिक वेन्यूज में होते हैं। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी EVMs के जरिए सीक्रेट बैलेट से होती है। और काउंटिंग? वोट्स की काउंटिंग रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर्स की निगरानी में होती है। हमने FPTP की बात की थी। इसकी एक बड़ी आलोचना है डिसप्रोपोर्शनैलिटी या सीट वोट मिसमैच। इसका एक सटीक उदाहरण है 2014 का चुनाव। बहुजन समाज पार्टी BSP को 4.2% नेशनल वोट शेयर मिला, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। मतलब करोड़ों वोट मिलने पर भी 0 सीटें। जी। FTP में अक्सर माइनॉरिटी विनर्स, मतलब जिन्हें 50% से कम वोट मिले हों, वो जीत जाते हैं और हारने वाले सभी कैंडिडेट्स के वोट्स एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की। हाँ, तो ये एक्ट बेसिकली इलेक्टोरल सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब ये हाउस ऑफ द पीपल और स्टेट लेजिस्लेचर्स की सीट्स के एलोकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन के लिए रूल्स बनाता है। अच्छा, और वोटर्स के बारे में भी? हाँ, वोटर क्वालिफिकेशंस और इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी कैसे होगी, ये सब इसी में है। इसके की प्रोविजंस को समझना बहुत जरूरी है। ओके। पहला है सीट एलोकेशन एंड डिलिमिटेशन। ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में सीटों के एलोकेशन के लिए प्रक्रियाएं डिफाइन करता है। और इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है? प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI से कंसल्ट करने के बाद डिलिमिटेशन ऑर्डर्स को लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब आते हैं वोटर क्वालिफिकेशंस पर। कौन वोट कर सकता है? इसके लिए 3 मेन कंडीशंस हैं। वोटर को भारत का स्थायी निवासी परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, एज? कम से कम 18 साल, और तीसरा, उसे नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे कारणों से लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाना चाहिए। गॉट इट। वोटर क्वालिफाई हो गया, अब उसका नाम इलेक्टोरल रोल में कैसे आएगा? वो आता है इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन के अंडर। ये इलेक्टोरल रोल्स बनाने अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, CO? हाँ, CEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी DEO और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO, इन सब की भूमिका को कंट्रोल करता है। तो जमीनी स्तर पर काम ERO का है? एग्जैक्टली। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने के लिए ERO ही जिम्मेदार है। सोर्स में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का भी जिक्र है। हाँ, ये एक्ट SC और ST के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में सीटों के रिजर्वेशन का मैंडेट देता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, खासकर वहाँ। और ECI को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिटरमाइन करने की परमिशन देता है। हमने ERO के रोल की बात की, एक रिटर्निंग ऑफिसर RO भी होता है, दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ERO का रोल चुनाव से पहले का है, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना। और RO का रोल चुनाव के दौरान है, वो इलेक्शंस कंडक्ट करता है और काउंटिंग प्रोसेस की निगरानी करता है। ओके, क्लियर। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है वोटिंग राइट्स फॉर NRIs। यस, ये एक्ट विदेश में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स के लिए वोटिंग राइट्स को एक्सटेंड करता है। और आखिर में इस एक्ट में शेड्यूल्स भी हैं। हाँ, 4 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल हाउस ऑफ द पीपल में सीटें एलोकेट करता है। सेकंड, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कुल सीटों की लिस्ट देता है। थर्ड और फोर्थ? थर्ड शेड्यूल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीटें एलोकेट करता है और फोर्थ शेड्यूल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस के लिए लोकल अथॉरिटीज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगर 1950 का एक्ट एक ब्लूप्रिंट है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 वो एक्चुअल मशीनरी है जो चुनाव कराती है। परफेक्ट। 1951 का एक्ट उन मुद्दों को एड्रेस करता है जो 1950 के एक्ट में कवर नहीं हुए थे, जैसे इलेक्शंस का एक्चुअल कंडक्ट, मेंबरशिप क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस भी। हाँ, क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस, इलेक्शन ऑफेंसेस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। इसके की प्रोविजंस RPA 1950 से काफी अलग हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। हाँ, ये इलेक्शंस के संचालन के लिए फ्रेमवर्क स्थापित करता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं। और चुनावी अपराध? उसके लिए है इलेक्शन ऑफेंसेस। ये फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्टोरल ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। अगर चुनाव में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो? उसके लिए इलेक्शन डिस्प्यूट्स का प्रोविजन है, जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस बताता है। बाय इलेक्शंस के बारे में भी इसी में है? हाँ, बाय इलेक्शंस के संचालन और वैकेंसीज को भरने की टाइमलाइन के लिए रूल्स स्पेसिफाई करता है। और एक बहुत जरूरी पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन। अच्छा, पार्टियों का रजिस्ट्रेशन भी इसी एक्ट के तहत होता है? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को मैंडेट करता है और उन्हें इलेक्शंस के बाद नेशनल, स्टेट या अनरिकॉग्नाइज्ड के रूप में क्लासिफाई करता है। So what does this all mean for a candidate? Let's talk about qualifications and disqualifications. What's fascinating here is the level of detail. Qualifications सीधी हैं। कैंडिडेट को रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इलेक्टोरल होना चाहिए। और रिजर्व्ड सीट्स के लिए? इलेक्शन स्टेटस के तहत रिजर्व सीट्स के लिए शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के उम्मीदवारों को रिजर्व सीट से ही चुनाव लड़ना होगा। एज लिमिट? एज लोकसभा के लिए मिनिमम 25 साल और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए
21 साल है। अब डिस्क्वालिफिकेशंस पर आते हैं, जो आरपीएन 1951 के तहत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सोर्स में मेंशन है कि यूटीएससी 2020 में इस पर सवाल आया था। एग्जैक्टली। तो पहला है कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 8। अगर किसी को स्पेसिफाइड ऑफेंसेस के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। और कम सजा पर? ब्राइबरी, इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस एटसेट्रा के लिए 6 महीने से ज्यादा की सजा पर भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ओके, देन व्हाट इज करप्ट प्रैक्टिसेस, सेक्शन AA? ये एक अलग कैटेगरी है। इसमें दोषी ठहराए जाने के बाद कैंडिडेट 6 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए? सेक्शन 9 है डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। अगर डिसलॉयल्टी या करप्शन के लिए डिसमिस हुए हैं तो डिस्क्वालिफाइड है। और अगर किसी के पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो? सेक्शन 9A गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत वो भी डिस्क्वालिफाइड है। इसी तरह सेक्शन 10 के तहत गवर्नमेंट एफिलिएटेड कंपनीज में मैनेजरियल पोजीशन रखने पर भी डिस्क्वालिफिकेशन है। चुनावी खर्चे का हिसाब न देने पर भी कुछ है? हाँ, सेक्शन 10A फेलियर टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंस अकाउंट सबमिट नहीं किए तो ECI 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकता है। एंड व्हाट अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस? इसमें इलेक्शन डिस्प्यूट मैनेजमेंट है, जो डिस्प्यूट्स और करप्ट प्रैक्टिसेस की जांच करता है। और दूसरा सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन, जो इलेक्टोरल मामलों पर सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को बार करता है। आरपीए 1951 में डिस्प्यूट ट्रायल्स को लेकर और भी प्रोविजंस हैं। हाँ, जैसे इलेक्शन डिस्प्यूट ट्रायल्स के लिए प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना, इलेक्शन पिटिशंस के विड्रॉल एंड अबेटमेंट को आउटलाइंस करना। कॉस्ट्स एंड सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। और अपील्स के लिए भी प्रोविजंस देता है। यहाँ एक PW+ बॉक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, डीलिमिटेशन फ्रीज को लेकर। बिल्कुल। 2026 तक डीलिमिटेशन फ्रीज के कारण 1 पर्सन 1 वोट का जो सिद्धांत है वो वायलेट हुआ है। कैसे? एक हाई ग्रोथ स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश से एक लोकसभा MP लो ग्रोथ स्टेट जैसे केरला के MP की तुलना में काफी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 3 मिलियन वर्सेस 900 के। दिस ब्रिंग्स अस टू द डीलिमिटेशन कमीशन। ये क्या है? डिलिमिटेशन पॉपुलेशन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को फिक्स करने की प्रक्रिया है। मतलब इलेक्टोरल मैप को रीड्रॉ करना। हाँ बिल्कुल। जैसे दिल्ली में 7 लोकसभा और 70 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ये डिलिमिटेशन से ही तय हुआ है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट को एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाना होता है। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट से और आर्टिकल 170 स्टेट से संबंधित है। और हिस्टोरिकली इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, 1950-51, 1963, 1973 और 2002 में। यूपीएससी 2024 में इससे रिलेटेड सवाल था। लेकिन बीच में इसे फ्रीज भी किया गया था। हाँ, अमेंडमेंट्स हुए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 2000 तक सीट एलोकेशंस को फ्रीज कर दिया। और फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने इस फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया। फिर 77th अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया, जिसने 2001 की सेंसस फिगर्स के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन का प्रोविजन किया, पर सीट नंबर्स को ऑल्टर किए बिना। तो अगला डिलिमिटेशन कब होगा? 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस के बाद। कमीशन का कॉम्पोजिशन और फंक्शंस क्या हैं? चेयरपर्सन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका फंक्शन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इक्वलाइज करना और सीट्स रिजर्व करना है। कमीशन के पावर्स क्या है? क्या इनके ऑर्डर्स को चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, इसके ऑर्डर्स फाइनल होते हैं और उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्हें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के सामने रखा जाता है, लेकिन उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी सोर्स में जानकारी है। यस, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद मार्च 2020 में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ। इसकी की रिकमेंडेशंस क्या थी? असेंबली सीट्स 83 से 90 तक बढ़ाई गई, 43 जम्मू के लिए, 47 कश्मीर के लिए। रिजर्वेशन में भी कुछ बदलाव हुए। हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 सीटें और पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 सीटें रिजर्व की गईं। साथ ही कश्मीरी माइग्रेंट्स और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए भी अतिरिक्त सीटें दी गई। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज 28 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जबकि 19 पुरानी को डिलीट कर दिया गया। और द सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट एज लॉफुल अपहोल्ड किया। PW+ बॉक्स में डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें टिपिकली MPs और MLAs शामिल होते हैं, जिन्हें स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। उनसे लोकल रियलिटीज को समझने के लिए एक्सटेंसिवली कंसल्ट किया जाता है, लेकिन वे फाइनल प्रपोजल्स पर वोट नहीं कर सकते। अब कुछ अदर लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू इलेक्शंस पर नजर डालते हैं। जरूर। जैसे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को गवर्न करता है। एंड द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। ये पार्लियामेंट मेंबरशिप के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस को एग्जेम्प्ट करता है। और यूटीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। ये कुछ यूटीज के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स स्थापित करता है।
SC/ST ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये SCs और STs के लिस्ट्स को मैनेज करता है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 है जो दिल्ली असेंबली के लिए प्रोविजंस देता है। राइट। एंड देन देयर आर रूल्स रिलेटेड टू इलेक्शंस जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 जो इलेक्टरल रोल्स तैयार करता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करता है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950 है जो मल्टीपल लेजिस्लेटिव रूल्स को रेगुलेट करता है। और डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स। डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा 1985 ये डिफेक्शन प्रोविजंस को एनफोर्स करता है। और एसेट डिक्लेरेशन रूल्स 2004 जो एमपीज के लिए एसेट डिस्क्लोजर को मैंडेट करता है। Here's where it gets really interesting. Anti-defection law. हाँ, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लागू किया गया था जो 1985 में आया था। इसका उद्देश्य पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकना है। इसके लिए कौन से आर्टिकल्स अमेंड हुए? आर्टिकल्स 101, 102, 190 और 191 और 10th शेड्यूल को जोड़ा गया जिसमें डिफेक्शन के कारण डिस्क्वालिफिकेशन के डिटेल ग्राउंड्स दिए गए हैं। यूपीएससी 2014 में इससे जुड़ा सवाल था। तो प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहली, पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स। ये डिस्क्वालिफाइड होंगे अगर वे वॉलंटरीली अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं या फिर पार्टी विप के खिलाफ वोट करते हैं। हाँ, और 15 दिनों के भीतर पार्टी से माफी नहीं मिलती है तो। और इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए? इंडिपेंडेंट मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड होंगे अगर वे चुनाव के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स? नॉमिनेटेड मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड होंगे अगर वे अपनी अपॉइंटमेंट के 6 महीने बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होते हैं। यूपीएससी 2022 में इस पर सवाल था। इस कानून में कोई एक्सेप्शंस भी हैं? हाँ, पहला है मर्जर। डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता अगर किसी मेंबर की ओरिजिनल पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो जाती है। लेकिन इसमें कोई कंडीशन है? हाँ, शर्त यह है कि कम से कम 2/3 मेंबर्स मर्जर के लिए सहमत हों। और दूसरा एक्सेप्शन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मेंबर्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से रिजाइन करने की अनुमति है। और रूल मेकिंग पावर एंड रोल ऑफ द विप? प्रिजाइडिंग ऑफिसर 10th शेड्यूल के लिए रूल्स बना सकता है जिन्हें 30 दिनों के भीतर हाउस के सामने अप्रूव कराना होता है। और विप पार्टी लाइन के अनुसार हाउस में मेंबर बिहेवियर और वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया। हाँ, इसने डिफेक्शन को और डिस्करेज किया। आर्टिकल 75(1)(a) के तहत सेंट्रल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सहित लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। और डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स के लिए? आर्टिकल 75(1)(b) के तहत डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स को री-इलेक्टेड होने तक मिनिस्टर बनने से रोक दिया गया। स्टेट्स के लिए भी सेम रूल्स? बिल्कुल। आर्टिकल 164(1)(a) के तहत स्टेट मिनिस्टर्स असेंबली के कुल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। और आर्टिकल 164(1)(b) स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स जो डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालिफाइड हैं उन्हें मिनिस्ट्रियल पोजीशंस के लिए इनएलिजिबल बनाता है। और आर्टिकल 361(b)? ये डिस्क्वालिफाइड लेजिस्लेचर मेंबर्स को कोई रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करने से रोकता है। और 10th शेड्यूल में जो 13 स्प्लिट वाला एक्सेप्शन था उसे डिलीट कर लिया गया। डिलीट कर दिया गया। इससे जुड़े कुछ रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट केसेस भी हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि होटो होलोहान वर्सेस ज़ैचलहू 1992। इसमें स्पीकर के डिसीजंस के जुडिशियल रिव्यू को अफर्म किया। मतलब स्पीकर का फैसला फाइनल नहीं है? नहीं, वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। फिर श्रीमंत बालासाहेब पाटिल वर्सेस कर्नाटक 2019 केस में कहा गया कि रेजिग्नेशन डिस्क्वालिफिकेशन से बचने का रास्ता नहीं हो सकता। और केशम मेघाचंद्रा सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर 2020? इसमें कोर्ट ने एक मोर इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटरी प्रोसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का सुझाव दिया। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एंटी डिफेक्शन लॉज दूसरे देशों में भी हैं? यस, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो बांग्लादेश के आर्टिकल 70 में पार्टी डायरेक्टिव्स के खिलाफ वोटिंग पर रेजिग्नेशन का मैंडेट है। और कहीं? केनिया में सेक्शन 40 पार्टी छोड़ने पर रेजिग्नेशन की मांग करता है। साउथ अफ्रीका में सेक्शन 47 कहता है कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी मेंबरशिप छोड़ देता है तो उसकी सीट चली जाती है। Now let's look at the committees related to electoral reforms. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। हाँ, इसे क्रोनोलॉजिकली देखते हैं। 1974 में तारकुंडे कमेटी और 1975 में जेपी कमेटी इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिस पर फोकस कर रही थी। फिर फोकस शिफ्ट हुआ। हाँ, 1993 की वोरा कमेटी ने क्राइम एंड पॉलिटिक्स की नेक्सस पर फोकस किया। 1990 की दिनेश गोस्वामी कमेटी और 1998 की इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। मतलब मनी पावर और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बड़े मुद्दे बन गए थे। एग्जैक्टली। फिर 2000 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2005 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और हाल ही में 2023 की रामनाथ कोविंद कमेटी, हाई लेवल कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एंड फाइनली द नोटेबल SC जजमेंट्स ऑन इलेक्शंस, ECI एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। लेट्स ब्रेक देम डाउन बाय कैटेगरी। सबसे पहले कैंडिडेट एलिजिबिलिटी। इसमें ADR वर्सेस UOI 2002 केस बहुत फेमस है। हाँ, इसने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिस्क्लोजर अनिवार्य किया। फिर लिली थॉमस वर्सेस UOI 2013 ने कन्विक्शन पर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन का रूल लाया।
अब इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस पर आते हैं। इसमें मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस सीईसी 1978 ने आर्टिकल 324 के तहत ईसीआई की प्लीनरी पावर्स को अफर्म किया और अनूप बारणवाल वर्सेस यूआई 2023 ने सीईसीज और ईसीस के लिए इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी का निर्देश दिया। नोटा वाला जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीयूसीएल वर्सेस यूआई 2013 ईसी ने नोटा को इंट्रोड्यूस किया। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस ईसीआई 2013 जिसने वीवीपीएटी को मैंडेटरी बनाया, और अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचन 2017 जिसने रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के आधार पर कैंपेन्स को बैन किया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स, डेलिमिटेशन कमीशन की कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स, एंटी डिफेक्शन लॉ के न्यूआंसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस को शेप करने में सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिकल भूमिका पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा की है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये सभी लॉज, रूल्स और जजमेंट्स भारत के डेमोक्रेटिक फैब्रिक की नींव हैं। ये सुनिश्चित करते हैं या कम से कम करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हों।